वेलकम टू माय चैनल। मैं ब्रिजेश चौधरी और आप सभी को गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, सुप्रभात, सलाम वालेकुम मित्रों। और आज की जो क्लास है ये ताबड़तोड़ सीरीज क्लास 10th की फिजिक्स के लिए। और मैं जो क्लास लेकर आया हूं लगातार 10 साल तक पूछे गए प्रश्नों का अनुपम संग्रह। और इस ताबड़तोड़ सीरीज के द्वारा मैं ये आप लोगों को विश्वास, कॉन्फिडेंस, फुल कॉन्फिडेंस के साथ मैं ये कह सकता हूं कि आपका फिजिक्स में से 25 में से 25 रखा है। आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और दो शब्द मेरे, तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंखें मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर कर दरिया पार करो। तो आइए हम लोग खुद के भरोसे के दम पे इस यूपी बोर्ड परीक्षा को नस्ते नाबूद करते हैं। मेरा पहला सवाल, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? और जो भी सेट्स रहेंगे मैं विथ फुल कॉन्सेप्ट एंड सॉल्यूशन के साथ, मैं केवल 12 प्रश्न हैं और ये 12 प्रश्न आपके 25 नंबर लेकर आएंगे। चलिए, नेत्र की समंजन क्षमता किसे कहते हैं? तो आप लोग किरण प्रकाशिकी वाले चैप्टर में मानव नेत्र पढ़े होंगे और मानव नेत्र में आप लोग एक सीधी सी बात पढ़े होंगे कि नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी को घटा लेने या बढ़ा लेने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है। दूसरा प्रश्न दिया है, दूर दृष्टि दोष तथा निकट दृष्टि दोष क्या होता है? ये प्रश्न आपका पूछा गया है 11, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 लगातार 10 साल ये प्रश्न पूछा गया है। और एक बात ध्यान दीजिए कि ये प्रश्न आपका छपेगा या तो निकट दृष्टि दोष या तो दूर दृष्टि दोष, दो में से एक छपना तय है, फिक्स है। ये चौधरी की गारंटी है, ब्रिजेश सर की गारंटी है। दूर दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में दूर की वस्तु अस्पष्ट दिखाई देती किंतु निकट की वस्तु अस्पष्ट दिखाई नहीं देती है। और इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में हम उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका हो गया दूर दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष क्या होता है? इस दोष में निकट की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है किंतु दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, तो इस दोष को हम निकट दृष्टि दोष कहते हैं। और इस दोष के निवारण के लिए चश्मे में हम अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। और एक आपका कभी कभी पूछ देता जरा दूरदृष्टिता। तो जरा दूरदृष्टिता क्या होता है कि इसमें न तो दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती, न ही निकट की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस दोष को जरा दूरदृष्टिता कहते हैं। और इसके निवारण के लिए चश्मे में हम बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, ये प्रश्न आपका दूसरा हो गया। अब प्रश्न नंबर तीसरे की बात करते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? भाई साहब का कतई जहर प्रश्न है। और दिया, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई देता है, ऐसा क्यों होता है? ये आपका 16, 17, 19, 20 और इसके पहले भी आपका प्रश्न पूछा गया है। चलिए इसकी बात करते हैं। आप लोग सीधी सी एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। जब सूर्य का प्रकाश आपका वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों इत्यादि से, अशुद्धियों इत्यादि से टकराकर चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। ठीक, सीधी सी परिभाषा, जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल में प्रवेश करता है तो वायुमंडल में उपस्थित धूल के कणों, अशुद्धियों, छोटे छोटे कणों से टकराकर वह चारों दिशाओं में फैल जाता है। इस घटना को प्रकाश का प्रकीर्णन कहते हैं। और अगला प्रश्न कतई जहर प्रश्न है आपका, कह रहा है कि सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य लाल दिखाई क्यों देता है? तो जब सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य की जो किरणें होती है, सूर्य की किरणों को हमारे यहाँ पहुंचने बहुत लंबी दूरी तय करनी होती है। तो इस क्रिया में जो आपके लाल रंग के प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है। तो परिणाम ये निकलता है कि लाल रंग की जो प्रकाश की चाल वह सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचती है। और सबसे पहले हमारी आंखों तक पहुंचती है तो जिसके कारण सबसे पहले लाल रंग की प्रकाश किरण हमारी आंखों तक पड़ती है, जिसके कारण यह जो आपका सूर्य है
लाल दिखाई देता है। और उसके बाद धीरे धीरे जब यह आपका प्रकीर्णन की घटना होती है और धीरे धीरे सूर्य का जो लालिमा है, लालपन आपका खत्म होता रहता है, ठीक है। और जब खत्म हो जाता है तो सूर्य को आपका सूर्यास्त के समय, सूर्योदय के समय या दोपहर के समय आपका एकदम सफेद दिखाई देता है। मतलब कि उसमें जो 7 रंग होते हैं, 7 रंग आपके क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, तो उस समय आपका सूर्य आपका सफेद दिखाई देता है, ठीक है। इतनी बात है। अब बात करते हैं मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। मानव नेत्र, अगला प्रश्न भाई साहब, ये हर साल पूछा गया प्रश्न है। ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 और इस बार भी आएगा मानव नेत्र। और मानव नेत्र आप लोग फिगर अच्छे से बनाइएगा और उसका नामांकन कीजिएगा, एकदम नामांकन। जब तक नामांकन नहीं करेंगे तब तक आपको नंबर नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो अच्छे से नामांकन कीजिएगा। और मानव नेत्र मैं छोड़ दे रहा हूं। बात आती है रेटिना का कार्य क्या होता है। मानव नेत्र के सबसे अंतिम, सबसे दृढ़ पटल की तरफ आपका रेटिना होता है, जिसपे किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है। 1 नंबर का प्रश्न इस बार भी पूछेगा, रेटिना का कार्य क्या होता है। तो रेटिना पे आपका वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। उसके बाद आपका आता है 1 कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। चलिए भाई साहब, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है भाई साहब, ये देख लेना, नोट कर लेना आप लोग। 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 1 कूलाम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कतई जहर लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद फिर ओम का नियम, ओम के नियम की बात करते हैं। आप लोग दूसरे चैप्टर में जो आपका इकाई 2 है, उसमें आप लोग एक बात पढ़े होंगे, एक बात ये पढ़े होंगे कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित की जाती है और उस चालक तार की जो भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था आपकी नियत रहे, तब भौतिक अवस्थाओं की बात किया जाए तो ताप, सबसे पहली बात आपकी ताप आती है ना। अगर आपका टेम्परेचर फिक्स हो, भौतिक अवस्था क्या हो भाई आपका फिक्स हो, तो जब किसी चालक तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें, उस चालक तार में आपका विभवांतर उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न विभवांतर जो होता है वह धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, ऐसा ओम भाई साहब ने बताया। जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो विभवांतर उत्पन्न होता है और वह उत्पन्न विभवांतर उस चालक तार में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। कहने का मतलब अगर आपकी धारा बढ़ेगी तो विभवांतर बढ़ेगा, अगर धारा घटेगी तो विभवांतर घटेगा, ठीक है। अब यहां से जब प्रोपोर्शनल घटेगा तो आपको मिलेगा R, ठीक, और ये आपका हो जाएगा R = V/I। अब यहां पे एक बात आती है, जहां R एक नियतांक है, जहां R एक नियतांक है जिसे चालक का प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। ये ओम भाई साहब का नियम है और हर साल छपा है, देख लीजिए आप अपनी आंखों से देख लीजिए। 14, 15, 17, 18, 19, 20 और उसके पहले भी छपा है ओम का नियम, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं हम अगले प्रश्न की, प्रतिरोधों का संयोजन। भाई साहब इसको तो छाप लीजिएगा आप लोग, ये ताबड़तोड़ सीरीज है और ताबड़तोड़ सीरीज में मैं आपको 25 में 25 दिलाने की गारंटी लेता हूं। देखिए कह रहा प्रतिरोधों का संयोजन, तो आप लोग जानते हैं प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार का होता है, एक आपका होता है समांतर क्रम संयोजन और एक आपका श्रेणी क्रम संयोजन। सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। तो श्रेणी क्रम संयोजन आपका ऐसा होता है जब एक ही तार में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हो, जब एक ही तार में बहुत सारे प्रतिरोध लगे हो तो वह आपका होता है श्रेणी क्रम संयोजन। और ये आपने दे दिया बैटरी से धारा और ये आपका हो गया। और श्रेणी क्रम संयोजन में धारा आपकी समान होती है, धाराएं आपकी समान होती है और विभवांतर इसके अलग होते हैं। मान लेते 3 प्रतिरोध R1, R2 और R3 है और इसके विभव V1, V2 व V3 हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, यह आपका हो जाएगा R = R1 + R2 + R3। ये फाइनल रेजिस्टेंस है। अगर ये आपसे डेराइव करने के लिए नहीं बोलेगा तो आपसे इस पे आधारित न्यूमेरिकल फिक्स से देगा, ठीक है। अगला प्रश्न आपका समांतर क्रम संयोजन। तो समांतर क्रम संयोजन का चित्र देख लीजिए।
समांतर क्रम संयोजन क्या होता है कि जब आपके अलग अलग तार में अलग अलग प्रतिरोध लगे हों, अलग अलग तार में आपके अलग अलग प्रतिरोध लगे हों, तो वो आपका होता है प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन, ऐसे। ठीक। और समांतर क्रम संयोजन में एक बात आपकी फिक्स होती है, समांतर क्रम संयोजन में जो आपका विभव होता है आपका क्या होता है, समान होता है। ठीक है, ये बैटरी से आपने जोड़ दिया और ये आपका विभव उत्पन्न हुआ, यहां से जो धारा जा रही है आई, ये धारा आपकी आई, लेकिन धारा जब आई अंदर जाएगी तो यह 3 भागों में टूट जाएगी। यह इस वाले में धारा जाएगी I1, और इस वाले भाई साहब में धारा जाएगी आपकी I2, और इस वाले में धारा जाएगी I3। और ये आपका जो प्रतिरोध है, मान लेते हैं ये प्रतिरोध आपका R1, ये आपका R2 और ये आपका R3। फिगर ऐसे बना देंगे आप लोग। ठीक, उसके बाद यह आपकी धारा I हो जाती है। ठीक, धारा हमेशा प्लस से माइनस तरफ जाती है, मतलब धारा की दिशा आपकी ऐसी रहेगी। ठीक है, और समांतर क्रम संयोजन में जो आपका प्रतिरोध होगा, तुल्य प्रतिरोध होता है, वह तुल्य प्रतिरोध आपको मिलेगा ऐसा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये आपका प्रतिरोधों का समांतर क्रम संयोजन में तुल्य प्रतिरोध है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ये ताबड़तोड़ सीरीज धीरे धीरे अपने समाप्ति की ओर। अगला प्रश्न दिया है भाई साहब, नोट कर लीजिएगा, बायो सेवर्ट का नियम। ये बायो सेवर्ट भाई साहब का नियम, इसको इरेज कर दे हम। बायो सेवर्ट का नियम देख लीजिए आप लोग। एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक प्रश्न आपके लिए अति महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा फ्रेम देख लेते हैं। वीडियो लॉन्ग जा रहा है बहुत। चलिए, बायो सेवर्ट भाई साहब ने क्या कहा, उन्होंने एक सीधी सी बात ये कह दी, जब आर्स्टेड साहब ने कहा कि जो आपका वैद्युत धारा होती है वह चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करती है, तो उन्होंने एक सीधी सी बात कह दी कि यह कोई आपका चालक तार है और उस चालक तार की हम अल्प लंबाई को ले लेते हैं। उन्होंने ले लिया अल्प लंबाई डेल्टा एल, और उसमें उन्होंने प्रवाहित कर दी धारा। ठीक है, धारा प्रवाहित कर दी। आर्स्टेड साहब ने क्या कहा था कि जब किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं वह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। तो इसी के आधार पे बायो और सेवर्ट दो वैज्ञानिक थे, तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कह दिया कि यह आपका कोई चालक तार जिसकी लंबाई अल्प लंबाई हम डीएल डेल्टा एल ले लेते हैं, या इसको हम डीएल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना, अल्प लंबाई से मतलब है। और उन्होंने क्या कर दिया, इसमें धारा प्रवाहित कर दिया आई। तो उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि यह जब इसमें हम धारा प्रवाहित करते हैं तो यह किसी बिंदु पर आपका चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है, और मान लेते हैं यह बिंदु यहां से इसकी दूरी क्या भाई आपकी 8 मीटर की दूरी पर यह चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर रहा है। ठीक है, और इस बिंदु से ये जो आपका कोण मान लेते हैं, उन्होंने कह दिया थीटा अंश के कोण पे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। एकदम सीधी सी बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, यह चालक तार है, चालक तार की अल्प लंबाई आपने डीएल ले लिया ए, ठीक, और इसमें आपने धारा प्रवाहित कर दी आई। मान लेते हैं कि यह किसी बिंदु P पर आपका चुंबकीय क्षेत्र B उत्पन्न कर रहा है, ऐसा बायो सेवर्ट साहब ने कहा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र B है ना, यह जो चुंबकीय क्षेत्र B किसी बिंदु P पर उत्पन्न हो रहा है, यह चुंबकीय क्षेत्र ऐसा होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीएल। कहने का मतलब जितना इसकी लंबाई बढ़ेगी उतना इसका चुंबकीय क्षेत्र बढ़ेगा। उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी इस चालक तार की अल्प लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। यह आपका हो गया समीकरण नंबर 1। ठीक, उसके बाद उन्होंने क्या कहा कि यह जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी होगा, यह उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी इस चालक तार में प्रवाहित धारा I के अनुक्रमानुपाती होता है, समीकरण नंबर 2। उसके बाद यह उन्होंने एक बात और कह दी कि यह जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र भी है, यह इस चालक तार से बने कोण की ज्या के अनुक्रमानुपाती होता है। ज्या का मतलब होता है सीधी सी बात आपका साइन थीटा। 3 बातें,
और एक सबसे जरूरी बात उन्होंने ये कही कि यह जो उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र B है, यह इस चालक तार से दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह समीकरण नंबर 4। अगर हम समीकरण नंबर 4 से ले लें, लिख लेते हैं समीकरण 1, 2, 3, 4 से। पहली बात ध्यान से, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू sin थीटा और B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो यह आपको मिलेगा भाई साहब B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू DL I sin θ/r²। जब यहां से प्रोपोर्शनल हटेगा तो आपको मिल जाएगा B = μ0/4π I dl sin θ/r²। ये बायो-सेवर्ट का नियम है, इसको नोट कर लीजिएगा कि आपका यह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, उसके बाद फिर लेंज का प्रथम नियम है। लेंज का प्रथम नियम आगे है, आपको दिख रहा होगा। फिर फैराडे का प्रेरण संबंधी नियम है। ठीक है, तो मैं इन दोनों प्रश्नों को एक ही में बता रहा हूं। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने फैराडे का प्रेरण संबंधी नियम की। ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। चलिए फैराडे का प्रेरण संबंधी नियम बताते हैं एकदम सिंपल सी भाषा में। मान लेते हैं कि यह कोई कुंडली है, यह कुंडली है, मान लेते हैं ऐसे कुंडली है। ठीक है, यह कुंडली है। ठीक, और इस कुंडली में लगा दिया गैल्वेनोमीटर और कुछ नहीं लगाया। ठीक है, और क्या कर दिया आपने, यहां से सामने से एक चुंबक ले लिया। ठीक, और चुंबक मान लेते ये आपका नॉर्थ पोल और ये आपका साउथ पोल। तो फैराडे साहब ने क्या कहा, जब किसी कुंडली के अक्ष के परितः, जब किसी कुंडली के अक्ष के परितः हम तेजी से किसी चुंबक को घुमाएं, किसी कुंडली के अक्ष के परितः किसी चुंबक को हम तेजी से घुमाएं तो कुंडली के फ्लक्स में परिवर्तन होगा। कहने का मतलब ये समझिए, थोड़ा सा समझिएगा, है ना। हमारे पास बहुत ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं आपको थोड़ा समझा दे रहा हूँ कि जब देखो भाई, यह आपका यहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलेंगी, चुंबकीय बल रेखाएं हैं आपकी। ठीक है, और जब चुंबकीय बल रेखाएं, एक चुंबक को हम तेजी से घुमाएंगे तो चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा, और जब चुंबकीय बल रेखाओं में परिवर्तन होगा तो इससे गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा। सीधी सी बात है। और इसके जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और जब कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो इस कुंडली में एक आपका इस कुंडली में आपका एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस विद्युत वाहक बल के कारण इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है। इस कुंडली में एक धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा को हम प्रेरित विद्युत धारा कहते हैं, और उस विद्युत वाहक बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। और यह जिसके कारण उत्पन्न होते हैं उसी का विरोध करते हैं। ये फैराडे भाई साहब ने कह दिया, उन्होंने कह दिया कि जब किसी कुंडली के अक्ष के परितः तेजी से किसी चुंबक को घुमाएं तो कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसके कारण कुंडली में एक आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, और उस विद्युत वाहक के बल के कारण इस कुंडली में एक धारा प्रवाहित होने लगती है। उस धारा को प्रेरित विद्युत धारा और उस बल को प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ठीक है, ये भाई साहब पहला नियम। ठीक है, और दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम उन्होंने ये दिया कि यह जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान
इस कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। मान लेते कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन आपका क्या भाई, डेल्टा फाई बी, और कह रहा है कि इसकी दर के मान लेते dt समय लिया गया हो। कह रहा है कि ये जो उत्पन्न आपका विद्युत वाहक बल होता है E का मान इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। E = माइनस डेल्टा फाई बी अपॉन dt। ये फैराडे भाई साहब का दूसरा नियम, इसको छाप लेना भाई साहब, है ना, मैं लिख दे रहा हूं कि छाप लेना। ये दूसरा नियम आपसे पूछेगा, फैराडे का द्वितीय नियम क्या होता है, ठीक है। और लेंज भाई साहब का नियम क्या है? लेंज भाई साहब ने कहा कि यह जो उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल और इस बल के कारण आपकी जो धारा उत्पन्न होती है, ठीक है। फैराडे भाई साहब ने क्या कह दिया कि लेंज भाई साहब ने जब किसी कुंडली के अक्ष के प्रति किसी चुंबक को तेजी से घुमाएंगे तो इस कुंडली में आपका विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, जिसके कारण एक आपकी धारा उत्पन्न होती है, और उस धारा को हम क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत धारा, और उस बल को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। ऐसा तो फैराडे भाई साहब ने कह दिया था। और लेंज भाई साहब ने क्या कह दिया, कहा उन्होंने कि यह जिसके कारण उत्पन्न होते हैं, ये जो दोनों हैं, ये जो आपकी प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल जिसके कारण उत्पन्न होते हैं या उसी का विरोध करते हैं। कहने का मतलब कि हम जब चुंबक को तेजी से घुमाएंगे, यह आपका नॉर्थ पोल था, जब तेजी से घुमाएंगे तो यह जो सामने वाला सिरा है यह भी नॉर्थ पोल की भांति व्यवहार करेगा। मतलब कि जब नॉर्थ में नॉर्थ मिलेगा भाई साहब तो क्या करेगा, रिपेल करेगा, एक दूसरे प्रतिकर्षण करेगा, है ना। तो छाप लेना इसको, यह नॉर्थ है तो यह भी नॉर्थ की तरह व्यवहार करने लगेगा, ठीक है। यह फैराडे का प्रेरण संबंधी नियम और लेंज का नियम था। और एक समान चुंबकीय, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, लास्ट प्रश्न है, छोड़कर मत जाइएगा प्रश्न को। कह रहा है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर बल, इसको लिख लीजिए भाई, F = IBL sin थीटा, F = IBL sin थीटा। ए प्रश्न आपका है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। F = IBL sin थीटा, धारावाही एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक तार पर बल। और अभी तक आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली जो वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ताकि जिससे हमारा जो हौसला, हमें जो प्रोटीन मिलती है, प्रोटीन कंटिन्यू मिलती रहे, ठीक है। नमस्कार दोस्तों।